Hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture we had completed Liberty paper 6. Today's lecture we will see paper 7 section A. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 7 का सेक्शन A. What we have given, if the equation 8x plus 5ky is equal to 18 has a solution 1 1, then k is equal to blank. तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये आप 9th में पढ़ चुके हो कि अगर ये सॉल्यूशन ये इक्वेशन का है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह पे मुझे 1 रखना है और y की जगह पे भी मुझे क्या रखना है बेटा 1। तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी k की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 x की जगह पे 1 प्लस 5k y की जगह पे भी 1 इज इक्वल टू 18। So 8 ones are 8 plus 5k is equal to 18. So 5k is equal to 18 minus 8. So 5k is equal to क्या होगा बेटा 10. So k की वैल्यू क्या मिली 2. So k is equal to 2 is the correct answer. So B is the correct option. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. If the zeros of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are reciprocals. हमें यहाँ पे कौन से वर्ड पे फोकस करना है, रेसिप्रोकल वर्ड पे। अभी तक के जो हमने लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे आ चुके हैं, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर जीरोस रेसिप्रोकल हो तो उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आता है 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आता है बेटा 1। दैट मींस ये प्रोडक्ट ऑफ 0 1 कैसे, क्योंकि 2 तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, और अगर मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो 2 2 कट तो हमें क्या मिलेगा 1। क्लियर है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 का इक्वेशन क्या होता है c/a इज इक्वल टू 1। a कहां गया मल्टीप्लिकेशन में, तो c इज इक्वल टू क्या मिला बेटा a। सो c इज इक्वल टू a इज द करेक्ट ऑप्शन। सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एन AP इफ a15 minus a18, तो हमें पता है कि a15 को क्या लिखा जाता है a plus 14d माइनस a18 को क्या लिखा जाता है a plus 17d is equal to 14. Now a plus 14d minus a minus 17d is equal to 14. Plus a minus a cancel out. 14 minus 17 that is minus 3d is equal to 14. So d क्या मिला बेटा minus 14 divided by 3. So minus 14 divided by 3 is the correct answer. So C is the correct option. Then after next question, question number 4. P of A34 is the midpoint of the segment joining. जब भी बात हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो ऑलवेज हैबिट रखो कि हम क्या करें बेटा फिगर बनाएं -6 एंड r of -2 3। ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता हुआ मिड पॉइंट क्या दिया है P of A/3 4। नाउ हमें पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है P of xy is equal to x1 plus x2/2 y1 plus y2/2। ठीक है, और यहाँ पे अपने कंफर्ट के लिए लिख लो x1 y1 x2/2 ताकि जल्दी जल्दी में मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में यही मिस्टेक्स होती है। नाउ मिड पॉइंट क्या दिया है बेटा हमें a/3 एंड 4, और यहाँ पे क्या आएगा -6 plus -2 divided by 2, then after 5 plus 3 divided by 2। तो देखिए a/3 4 is equal to माइनस माइनस प्लस, तो -8 divided by 2 ये हो गया 8 divided by 2। 2 4 8 2 4 8, so it is -4 4, और यहाँ पे होगा a/3 4। क्लियर है ना। y की y के साथ कंपैरिजन, x की x के साथ कंपैरिजन, सो क्या होगा a/3 इज इक्वल टू -4। सो a इज इक्वल टू 4 3 12, a की वैल्यू क्या मिली -12। ठीक है, सो b इज द करेक्ट ऑप्शन।
-12 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When theta is equal to blank, then sin square theta is equal to 2 sin theta। मतलब हमें ये पूछा है कि थीटा की कौन सी वैल्यू पे ये वाला जो हमें इक्वेशन दिया है वो राइट होगा। तो हमें पता है कि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4। ठीक है, √3/2 का हम बाय ऑप्शन जाते हैं तो √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4 और यहाँ पे होगा 2 into √3/2। तो 2 कट, तो 3/4 इज नॉट इक्वल टू √3, तो ये नहीं हो सकता। 0 के लिए चेक करते हैं तो देखिए sin स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। ठीक है, नाउ sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 का स्क्वायर दैट इज 0, 2 sin 0, 2 into 0 दैट इज आल्सो 0। ठीक है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा 0 डिग्री। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन थ्री मेजर्स ऑफ इंटरमीडिएट पोजीशन z इज इक्वल टू, देखो ये क्या है इक्वेशन, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, सिर्फ इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा है। तो हमें ये पूछा है कि z माइनस m अपॉन m माइनस x बार। तो जब भी ऐसा दिया हो तो हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चंस भी हम काफी सारे कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो z माइनस m इज इक्वल टू ब्लैंक m माइनस x बार। नाउ बात आती है यहाँ पे वैल्यू पुट अप करने की। तो मैंने बोला है कि z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड पे m एंड x बार में से हमें देखना है कि यहाँ पे सिंगल वैल्यू कौन सी है। तो x बार एक ही बार है, m दो बार है। जो सिंगल वैल्यू होती है उसका कोएफिशिएंट हमें लिख लेना है और फिर क्रॉस चेक करेंगे। तो यहाँ पे x बार का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे z माइनस m इज इक्वल टू 2m माइनस 2x बार। तो z इज इक्वल टू माइनस m को इस साइड लेके जाओ तो 3m माइनस 2x बार। तो z इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पे फिलअप में क्या आएगा ऑप्शन डी दैट इज 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट वी हैव गिवन। एलसीएम हमें फाइंड करना है 15, 18 एंड 24। ठीक है, और अगर देखो यहाँ से आपको ऐसे पता ना चले तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप ये भी कर सकते हो। इट इज द इजीएस्ट ऑप्शन 15, 18 एंड 24। नाउ 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है तो 15 एज इट इज, 2 9 18, 2 12 24। ठीक है, नाउ अगेन 2, 15 नहीं आता है, 9 नहीं आता है, 2 6 12। नाउ 3 5 15, 3 3 9, 3 2 6। नाउ 2 5 as it is, 3 as it is, 2 1 2। ठीक है, उसके बाद 3 5 as it is 1, ये तो 1 ही है। नाउ 5 1 1 1। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, तो ये सबका मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 5 3 सा 15, 2 सा 30, 2 सा 30, 33 सा 90, 2 सा 180, 2 सा 360। सो 360 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ये बहुत ही सिंपल सी मेथड है फॉर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, बाकी अगर आपको 2 मार्क्स में पूछना है तो आपको इसी हिसाब से करना है बाय फैक्टराइजेशन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। देखो यहाँ पे सिर्फ वर्ड चेंज किया है। मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो का इक्वेशन क्या होता है, c अपॉन a। तो c क्या है मेरा 2, a क्या है मेरा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड 2 by 1 दैट इज 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, क्या आएगा बेटा 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ लेटर रैंडमली फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी वोवेल इज। हमें क्या बोला है, ये वर्ड में से वोवेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता है कि p of a is equal to, नीचे होते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11।
यहाँ पे लिख लो 11। नाउ हमें किसकी बारे में बात करनी है, वोवेल के बारे में। और वोवेल कौन से होते हैं, हम सबको पता है ए ई आई ओ यू। तो देखते हैं कितने वोवेल्स हैं। एक तो ये ए, दूसरा ई, ए एंड आई। तो क्या आएगा, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, 4। तो ऊपर लिखेंगे 4/11। सो 4/11 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस है। As the value of theta increases, the value of sin। तो देखिए इसके लिए हमें साइन का टेबल पता होना चाहिए बेटा, और ना पता हो तो यहाँ से देख लो। हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, दैट इज 0.5। और उसके बाद मैं याद करूं तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ रहा है ना, देखो 0 में से 0.5 हुआ, 0.5 में से ये 1 गया। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ी वैसे वैसे मेरी वैल्यू बढ़ी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Blank is the special case of an intersection having two endpoints in the corresponding chord। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट टेंजेंट टू अ सर्कल। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, टेंजेंट टू अ सर्कल। क्या बोला है, ब्लैंक इज द स्पेशल केस ऑफ एन इंटरसेक्शन हैविंग टू एंड पॉइंट्स इन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। दो एंडिंग पॉइंट कॉर्ड के अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। If the number of wickets taken by bowler in a one-day cricket match series, then mode of the data, हमें मोड बताना है। तो मोड हमें पता है कि जो रिपीटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं मोड। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 4 है 2 बार, फिर 3 1 2 एंड 3 टाइम्स। ठीक है, 2 तो 1 टाइम ही है, 5 भी 2 टाइम है, तो क्या आएगा, 3 is the correct option। ठीक है, क्योंकि 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। एंड मोड क्या होता है बेटा, रिपीटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, सो 3 is the correct answer। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। HCF of 43 and 29 is 1। तो यस, it is a true। Why? Because 43 and 29 are prime numbers। ठीक है, और प्राइम नंबर का HCF क्या होता है बेटा, 1। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। Now next question, a quadratic polynomial has at least 2 0। तो देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, at least, that's why it is a false statement। क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, at most 2 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं, at most 2 0। और इसका मीनिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। at most 2 का मतलब होता है 2 या लेस देन 2 जीरोस। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन mx minus y is equal to 2 and 9x minus 3y is equal to 6 has an infinite solution, then n is equal to 3। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस की कंडीशन क्या होती है। तो a1/a2, ठीक है, b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, तो ये गया, ये गया, 2 3 6 1/3, ये दोनों 1/3 आए। नाउ यहाँ पे 3 लाने के लिए ऊपर कंपलसरी क्या होना चाहिए, 3 3 3 9। तो यस, m की वैल्यू क्या है बेटा, 3। m की वैल्यू 3 रखेंगे तो ही ये क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या आएगा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है बेटा। Now next question, if the probability of an event A is P of A, then not P of A bar। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, now next question, answer in one word if 3k17 are the terms of an AP। ये जो 3 टर्म्स है वो किसके हैं, एपी के। तो हमें फाइंड करना है कि, तो हमें पता है ऐसे क्वेश्चंस भी हम काफी सारे कर चुके हैं
कि अगर टर्म्स AP में हो तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, सेम। तो यहाँ पे हम हर बार यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। वेर A2 क्या है मेरा K माइनस A1 क्या है 3, A3 क्या है 17 माइनस A2 क्या है K, ठीक है ना। K को एक साइड कर लो तो K प्लस K 2K 17 प्लस 3, सो 2K इज इक्वल टू 20। सो K की वैल्यू क्या मिली मुझे 10। तो K की वैल्यू क्या आएगी बेटा, K इज इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस क्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल। तो देखिए सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, नाउ मैंने दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, एक ये किया तो दूसरा ये। मुझे ये दो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। डेटा में क्या दिया हुआ है, जैसे कि सर्कल का सेंटर O, ये रेडियस को मान लूं मैं 8, तो ये रेडियस भी क्या होगी 8, तो 8 प्लस 8 कितना डिस्टेंस होगा बेटा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 16 सेंटीमीटर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a girl calculates that the probability of her winning first prize in a lottery is 0.08। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दे के रखी है, P of A कितना दिया है बेटा 0.08। If 6000 tickets were sold, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं 6000, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू 6000। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टिकट्स सी है, ठीक है, नंबर ऑफ टिकट्स फाइंड करना है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का एक ही इक्वेशन है, दैट इज P of A is equal to number of favorable outcome upon total number of outcomes, ठीक है। क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ना प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है मुझे 0.08, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं 6000, और ये तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टिकट्स, इसे ऐसे इज रख लो। ये डिवीजन में से कहां पे जाएगा बेटा मल्टीप्लिकेशन में, सो 0.08 multiply 6000 is equal to number of tickets, ठीक है। तो ये हो गया 8 upon 100 multiply 6000, 2020 कट 8 6 48 is equal to number of tickets। तो नंबर ऑफ टिकट्स कितने मिले 480, क्लियर है बेटा। कितने नंबर ऑफ टिकट्स आए 480, ठीक है। 88 multiply 60 that is 480 is equal to number of tickets, clear है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन x बार a। यहाँ पे बात हो रही है सिग्मा fi xi की, तो कौन सा डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi कितना है 75, सिग्मा fi 12। चलिए डिवीजन करते हैं, 75 डिवाइड बाय 12, 12 6 are 72, 3 is remaining, 12 2 are 24, 12 5 are, तो मीन कितना मिला x बार इज इक्वल टू 6.25, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the area of sector of a circle of radius r and if the angle is p degree। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। नाउ पाई रेडियस क्या लेनी है बेटा हमें कैपिटल R, तो यहाँ पे लिख लो कैपिटल R। थीटा क्या लेना है p, तो यहाँ पे p डिग्री अपॉन 360, इट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the arc of a sector of a circle of radius phi is, एरिया कितना दिया है हमें, एरिया कितना दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, हमें क्या करना है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा थीटा, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क का इक्वेशन क्या है पाई आर थीटा अपॉन 180, रेडियस मेरे पास है, अगर एंगल आ जाए तो क्या मिल जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। थीटा कैसे फाइंड करूंगा, तो उसके लिए मुझे एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 150, यहाँ पे वैल्यू रख दो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ना 150 मल्टीप्लाई 360, पाई को हम पाई ही रखेंगे क्योंकि इसका यूज हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। आर स्क्वायर क्या होगा, तो आर स्क्वायर इज 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू थीटा, तो 5 3 सा 15 5 6 सा, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 6 6 सा 36 कैरी 3 6 3 सा 18 प्लस 3 21 अपॉन 5, इसकी वैल्यू हम लेंथ ऑफ आर्क के इक्वेशन में रख लेते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होगा बेटा पाई आर थीटा अपॉन 180, तो पाई एज इट इज, रेडियस क्या है मेरी 5, थीटा क्या है मेरा 2160 अपॉन पाई अपॉन 180, 0 0 कट पाई पाई कट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 18 1 सा 18 3 रिमेनिंग 18 2 सा, तो 12 5 सा 60 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क क्या मिली हमें 60 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 23 में आएगा बी। देन आफ्टर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 24 में क्या आएगा बेटा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पेपर 7 का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी सेक्शन ए ऑफ पेपर 8। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।